So, hello everyone. Today we are going to extend our knowledge on the AC circuits. Previously हमने क्या किया था, तीन सर्किट डिस्कस किए थे जिनके अंदर AC सोर्स को अटैच किया था। सबसे पहले किसके साथ? रेजिस्टर के साथ। फिर किसके साथ अटैच किया था? इंडक्टर के साथ। और फिर कैपेसिटर के साथ। तो कैसा बिहेवियर देखा था हमने कि रेजिस्टर के केस में करंट और ईएमएफ दोनों का फेज यानी कि एंगल साइन के साथ लगा हुआ वो सेम आता है। सो व्हाट डिड वी कंक्लूडेड कि इन केस ऑफ एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर करंट और ईएमएफ सेम फेज में चलते हैं, मतलब साथ साथ चलते हैं। इन सेकेंड टाइप ऑफ सर्किट वेयर वी यूज्ड इंडक्टर, उसमें ईएमएफ और करंट की इक्वेशन में π/2 का फर्क था और वो π/2 पीछे था माइनस में। मीन्स जो करंट है वो ईएमएफ से π/2 रेडियन पीछे चलता है या 90 डिग्री पीछे चलता है। द थर्ड कंपोनेंट वाज कैपेसिटर। कैपेसिटर जो है उसके केस में करंट जो है उसकी इक्वेशन में प्लस π/2 आता है। इसका मतलब करंट ईएमएफ से 90 डिग्री आगे चलता है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सीरीज LCR सर्किट। नाउ what do I mean by that? But before doing series LCR, let's do one more thing which is skipped. That is कि जब ये दोनों केस कर रहे थे तो हमने कोई सब्स्टिट्यूशन की थी। इफ यू रिमेंबर, हमने यहाँ पे I0 को सब्स्टिट्यूट किया था किसके बराबर? E0 बाय, याद आ गया? मैंने कहा था कि इसकी डायमेंशन चेक करके देखो, एम्पियर आती है। तो अगर इसकी टोटल की E0 बाय ओमेगा एल की जो डायमेंशंस हैं वो एम्पियर आती हैं, तो ओमेगा एल की डायमेंशंस क्या होंगी? सिर्फ ओमेगा एल रेजिस्टेंस वाली, क्योंकि बाय ओम्स लॉ करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस होता है। तो अगर ऊपर पोटेंशियल की जगह पे E0 है तो नीचे रेजिस्टेंस की जगह पे क्या है? ओमेगा एल है। ये रेजिस्टेंस किसने ऑफर किया होगा? इंडक्टर द्वारा ऑफर किए गए रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? तो पहले जरा उनको डिफाइन कर दें क्योंकि वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडक्टिव रिएक्टेंस बस ब्रीफली डिस्कस करना है इसको। व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर, द रेजिस्टेंस offered by inductor to the flow of AC, alternating current through it is called inductive reactance. And what is the formula of inductive reactance? What is the symbol of inductive reactance first? Resistance का तो R होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का XL होता है। X means reactance, L is meant for inductor। ठीक है, किसके बराबर आएगा ये? इस डिनोमिनेटर की, that is omega L। Now you know that omega is further equal to 2 pi f, so I can also write it as okay. What do you saw from here? XL is directly proportional to F or omega. Am I right? If it is directly proportional, how is the graph going to be? Because this is an important question for CBSE exams. If you take any question bank, you will find this question definitely in that. कोई भी उठा के देख लो चाहे, तो कैसा बिहेवियर होगा? It is going to be a ये ग्राफ कई बार पूछा गया एग्जाम्स में। अच्छा, देन व्हाट विल बी द SI यूनिट? कैन समवन गेस? SI यूनिट क्या होगी इंडक्टिव रिएक्टेंस की? एनी गेस? इट इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर। तो रेजिस्टेंस की यूनिट हमेशा क्या होती है? ये जानबूझ के पूछा जाता है क्योंकि तुम कॉम्प्लेक्स सोचने लगते हो, आंसर वही सिंपल होता है।
है, कर तो ऑफर ये रेजिस्टेंस ही रहा है ना, रुकावट पैदा कर रहा है, तो ऐसा यूनिट क्या है, वही जो रेजिस्टेंस की होती थी। ठीक है, देन इसके कुछ स्पेशल केस हैं। स्पेशल केस में बस मैं क्या बताने वाला हूं तुम्हें कि अगर मेरे पास एक डीसी है, डायरेक्ट करंट है, अगर वहां पे मैं इंडक्टर लगा दूं तो क्या होने वाला है, ये तो एसी सर्किट की बात कर रहा हूं, सही है। व्हाट इज गोइंग टू हैपन इफ वी हैव डीसी? डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी? एनी गेस? तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मैंने कहा ना चीजें सिंपल है, कई बार तुम कॉम्प्लेक्स सोचने लगते हो। द डीसी डज नॉट ऑसिलेट, अगर ऑसिलेट कर ही नहीं रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? जीरो होगी। तो इस केस में तुम क्या कह सकते हो, एक्सएल कितना आएगा? एक्सएल कितना आएगा? व्हाट डज एक्सएल इज इक्वल टू जीरो मींस? इंडक्टर डज नॉट ऑफर एनी टू फ्लो डीसी थ्रू इट। इंडक्टर डीसी को अपने अंदर से फ्लो होने के लिए कोई रुकावट पैदा नहीं करता। अगर एसी की बात की जाए, एफ फाइनाइट होता है, एफ की वैल्यू जीरो तो नहीं होती, नॉन जीरो होती है। इट मींस एक्सएल भी फाइनाइट है, मतलब इट इज हैविंग सम वैल्यू। अगर इस केस में एक्सएल की कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, इसका मतलब इंडक्टर जो है एसी को फ्लो होने के लिए कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो ऑफर करेगा, जीरो नहीं करेगा, ये बताना। तो क्या कंक्लूड कर सकते हो? इंडक्टर डज नॉट ऑफर एनी रेजिस्टेंस टू डीसी बट इट ऑफर्स रेजिस्टेंस टू सम रेजिस्टेंस टू एसी। ये कंक्लूजन लिख लो नीचे बस। इसकी हर एक चीज जो मैंने तुम्हें करवाई है वो अपने आप में क्वेश्चन बन के आई हुई है, क्वेश्चन बैंक उठा के देख लेना चाहिए। न्यूमेरिकल्स भी हैं इसके, ठीक है, इसके रिलेटेड ग्राफ पूछा गया है, ऐसा यूनिट पूछी गई है, स्पेशल केसेस में से क्वेश्चन। प्रूव दैट, क्या क्वेश्चन था? प्रूव दैट इंडक्टर डज नॉट ऑफर एनी रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ डीसी। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया। इसी तरह से कैपेसिटिव रिएक्टेंस करेंगे, बना लो हेडिंग फटाफट से। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, डीसी इज नॉट ऑसिलेटिंग। फ्रीक्वेंसी होती किस चीज की है? जो ऑसिलेट करे। जो ऑसिलेट कर ही नहीं रहा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या लो? किसकी फ्रीक्वेंसी होती है? ऑसिलेट करने की। वो ऑसिलेट कर ही नहीं रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? समथिंग इज नॉट ऑसिलेटिंग ओनली देन इट इज कांस्टेंट। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या है? जीरो। हाँ जी, इंडक्टिव रिएक्टेंस के बाद आ जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए सीरीज एलसीआर को रोक के पहले ही कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज द रेजिस्टेंस offered by capacitor to the flow of AC. Resistance offered by a capacitor to the flow of AC through it. अपने अंदर से AC को पास करवाने के लिए एक कैपेसिटर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। रिएक्टेंस का सिंबल वही X, लेकिन कैपेसिटर के लिए है तो सब्सक्रिप्ट क्या आ जाएगा? C। और ये किसके बराबर होगा बताओगे जरा? यहां पे इस केस में हमने सब्स्टिट्यूशन की थी, I नॉट किसके बराबर था? वैसे तो E नॉट ओमेगा C के बराबर था, पर अब इसको अगर कंपेयर करना है किसके साथ? ओहम्स लॉ के साथ, तो तुम्हें R तो हमेशा किसमें चाहिए? डिनोमिनेटर में चाहिए। अब ओमेगा और सी को डिनोमिनेटर में कैसे लेके जाओगे? 1 बाय बना के। इसका मतलब 1 बाय ओमेगा सी किसकी तरह बिहेव कर रहा है? आर, रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। और ये किसने ऑफर किया है? कैपेसिटर ने। तो ये बनेगा 1 बाय, या फिर ये बनेगा ओमेगा की वैल्यू पुट कर दे तो ठीक है। यू कैन क्लियरली सी कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा?
डिक्रीजिंग ग्राफ, ये एग्जाम में पूछा गया। इसकी भी ऐसा यूनिट क्या होगी, ओम। और स्पेशल केसेस में इसको किसके ऊपर अप्लाई करके दिखाऊंगा, सबसे पहले डीसी के लिए डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जरा पुट करके देखना यहाँ पे 0, 1/0 क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या ऑफर करता है कैपेसिटर डीसी को, अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो क्या पास करने देगा अपने अंदर से, नहीं पास होने देगा। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर बोर्ड में। प्रूव दैट द कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी या कैपेसिटर डज नॉट अलाउ डीसी टू पास थ्रू। कुछ नहीं करना होता, ये फॉर्मूला लिख के फॉर डीसी एफ इज इक्वल टू 0 पुट करके हो, ठीक है। अगर एसी की बात करें, एफ फाइनाइट है, अगर एफ फाइनाइट है, फ्रीक्वेंसी की कोई ना कोई वैल्यू है, 10 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, घर पे जो आता है 50 हर्ट्ज, ठीक है, उसका मतलब एक्सी भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। इसका मतलब एसी को ये फ्लो तो करवा देगा, लेकिन रेजिस्टेंस डीसी के कंपैरिजन में फाइनाइट वैल्यू में ही उसको ऑफर करेगा, ठीक है। तो किसको अलाउ करेगा पास होने के लिए और किसको नहीं करेगा, एसी को अलाउ करेगा और डीसी को। सो व्हाट विल यू राइट इन कंक्लूजन, ए कैपेसिटर डज नॉट अलाउ डीसी टू पास थ्रू इट बट अलाउज एसी टू पास थ्रू इट। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बन सकता है इसका, सब्जेक्टिव में। अंडरस्टूड, चलें आगे, कर लिया नोट सभी ने, कंक्लूजन लिख लेना, याद उतना ही रहेगा जितना तुम कॉपी में लिखोगे या समझोगे, बाकी तो सब भूल जाओगे। चल अब बना लो हेडिंग सीरीज एलसीआर से, और सीरीज एलसीआर इज अगेन 3 और 5 मार्क्स में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब फोकस मैं उन्हीं चीजों पे करूंगा, मतलब उन चीजों पे स्पेशली करूंगा जो एग्जाम में क्वेश्चन बन के आती है। तो सीरीज एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट से मतलब है कि आप एक इंडक्टर, उसके बाद एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर दो, और फर्दर उसको कनेक्ट कर दो किसके साथ, एक एसी सोर्स के साथ। So this is the LCR circuit. ठीक है, एसी सोर्स कितना पोटेंशियल सप्लाई करेगा, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल E नॉट साइन ओमेगा टी। So what is the EMF applied by alternating source? It is going to be E is equal to E naught sin omega t। यही होने वाला है। अब इसके बाद की स्टोरी समझने वाली है, करने वाला तो यहाँ पे बहुत थोड़ा है। वो क्या है, इस EMF की वजह से करंट दौड़ना शुरू होगा। लेट्स से दैट करंट इज I। सबसे पहले वो करंट किसके अंदर जाएगा, इंडक्टर के अंदर। इंडक्टर इज ऑफरिंग सम रेजिस्टेंस, कितना, XL। उसकी वजह से करंट को इंडक्टर के थ्रू पास होने के लिए कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करना पड़ेगा, मतलब कुछ पोटेंशियल खर्च करना पड़ेगा। कितना पोटेंशियल खर्च करेगा ये, VL, और जो करंट होगा वो इसमें से पास करेगा I। तो ड्रॉप किया गया पोटेंशियल और पास कर रहा करंट, इनमें क्या रिलेशन होगा, आ जाओ यहां।
करंट और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है? करंट जो होगा वो ईएमएफ से या पोटेंशियल से पीछे चलेगा कितने डिग्री, या इसका उल्टा कह दूं, वो मैं बताऊंगा मैं उल्टा क्यों यूज कर रहा हूं, उसका रीजन है मेरे पास। या मैं उल्टा कह सकता हूं कि जो पोटेंशियल है वो करंट से 90 डिग्री आगे चलने का मतलब क्लॉकवाइज एंगल ड्रॉ करोगे, क्लॉकवाइज एंगल ड्रॉ करोगे या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो एक इंडक्टर के लिए जो बात मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूं, बताना मेरे को सच है कि आई कैन आई से एक इंडक्टर के लिए जो पोटेंशियल है वो 90 डिग्री आगे चलता है करंट से, या तुमने उल्टा यहाँ पे तो कह ही रखा था कि करंट 90 डिग्री पीछे चलता है पोटेंशियल से, वन एंड द सेम थिंग है। अच्छा, आगे यही करंट किसके थ्रू पास करना चाहेगा? उसको चार्ज करेगा, तो कैपेसिटर के अक्रॉस भी कोई ना कोई पोटेंशियल होगा, क्योंकि कैपेसिटर जो है वो भी रेजिस्टेंस ऑफर करता है, XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब कैपेसिटर के केस में क्या होता है? कैपेसिटर के केस में करंट आगे चलता है और ईएमएफ पीछे चलता है। करंट लीड्स पोटेंशियल बाय पाई बाय, यानी कि करंट अगर मैं इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर रहा हूं, करंट अगर मैं इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर रहा हूं तो ईएमएफ इससे 90 डिग्री क्या चलेगा? पीछे चलेगा। ईएमएफ या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। किसी ने वैसे वो लॉजिक पकड़ा कि मैं करंट को रेफरेंस क्यों मान रहा हूं यहां? जैसे मैंने यहां पे लिखा था कि करंट लैग्स बिहाइंड, पर मैंने वहां पे उल्टा कर दिया कि चलो वोल्टेज लीड्स। एक्चुअली ये सर्किट कौन सा है? और सीरीज सर्किट में सभी कंपोनेंट्स के अक्रॉस करंट क्या जाता है, तो तुम रेफरेंस किसको बनाओगे? तो करंट के विद रिस्पेक्ट टू देखोगे कि किसमें पोटेंशियल आगे चलता है, किसमें पोटेंशियल आगे। क्या चीज है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में तो करंट और पोटेंशियल ये मैंने क्या बनाया है? फेजर्स बनाए हैं। एग्री? फेजर्स ही बनाया मैंने वहां पे। क्या तीनों फेजर डायग्राम्स को कंबाइन कर सकता हूं? कंबाइन करूंगा तो क्या बनेगा? क्या तीनों फेजर डायग्राम्स को कंबाइन किया जा सकता है? यस, वी कैन डू सो। नहीं, ऐसा नहीं। इस तरफ करंट जा रहा था तीनों कंपोनेंट्स में, इसी के अक्रॉस क्या है? VR है। रेजिस्टर के लिए करंट और VR सेम डायरेक्शन में, इंडक्टर के लिए VR किधर को है? अभी तो बनाना मत, क्यों कुछ समझाना तुमको। ऊपर को होगा VR 90 डिग्री, और कैपेसिटर के लिए VC किधर को होगा? नीचे को। ये सिचुएशन है। क्वांटिटीज चाहे स्केलर है, पोटेंशियल और करंट दोनों क्वांटिटीज क्या हैं, पर इनको रिप्रेजेंट करने वाले फेजर्स, क्योंकि एक लगातार अपनी डायरेक्शन बदलती हैं, तो फेजर्स तो खुद वेक्टर्स हैं। अब तुम्हें VL, VC और VR का नेट रिजल्टेंट निकालना है, तो क्या करोगे? कैसे करेंगे? यहाँ पे तो कुछ बन ही नहीं रहा है। अगर मैं VL और VR को देख लूँ तो नो डाउट ये टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम होंगी, पर फिर VC का क्या करूँ? VC को किसी तरह से ऊपर कर सकता हूँ। कैसे? एक वेक्टर का अगर नेगेटिव ले लें तो क्या हो जाता है? डायरेक्शन बदल जाती है उसकी। तो इस VC का नेगेटिव ले लो। अगर इस VC का नेगेटिव ले लोगे तो ये यहाँ से चला जाएगा और ऊपर उसके साथ जाके मिल जाएगा, तो नेट क्या बचेगा? कितने वेक्टर रह गए? क्वांटिटीज स्केलर है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उनको रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर्स हैं।
तो ये दो वेक्टर रह गए और ये दोनों वेक्टर्स किसी पैरेललोग्राम की कौन सी साइड्स हैं? एडजेसेंट साइड्स। तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए कौन सा लॉ लगाएंगे यहाँ पे? पैरेललोग्राम लॉ। और ये जो फर्स्ट वेक्टर है और ये जो सेकंड वेक्टर है, इनके बीच में एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। तो वो जो हमारा पैरेललोग्राम लॉ था एडिशन का, R = √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो जब थीटा 90 हो गया तो वो पैरेललोग्राम लॉ किस में बदल जाएगा? पाइथागोरस में, क्योंकि cos 90 वाली लास्ट वाली टर्म तो सारी चली जाएगी। तो क्या बचा? R √a² प्लस, यहाँ पे a का रोल कौन प्ले कर रहा है? VR, और b का रोल कौन प्ले कर रहा है? VL माइनस। अगर फेजर्स ना होते तो क्या वो वेव शेप्स तुम्हें ये नेट पोटेंशियल निकाल के दे सकती थी? ये सारा काम कब आसान हुआ? जब हमने किसकी इमेजिनेशन की? फेजर्स की। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट। अकेले अकेले सर्किट में उतना समझ में नहीं आता कि यार फेजर की जरूरत क्या थी। वेव शेप से समझ तो आ रहा है सब। जब LCR कंबाइन हो जाता है तब फेजर के बिना तुम डेरिवेशन कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो अब ये इतना सा पोर्शन VR है और ये VL माइनस VC है। रिजल्टेंट निकालने के लिए पैरेललोग्राम कंप्लीट की, तो ये जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल टोटल EMF देगा। सॉरी, मुझे समझाना चाहिए। ये डायगोनल रिजल्टेंट पोटेंशियल देगा और तीनों का मिला के रिजल्टेंट पोटेंशियल किसके बराबर होना चाहिए? उस सोर्स के पोटेंशियल के जो इनको सप्लाई कर रहा है। हमने देखा है ना 10th क्लास से कि सपोज यहाँ पे 3 रेजिस्टर लगे होते थे, R1, R2, R3। अगर बैटरी 12 वोल्ट सप्लाई कर रही है, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस अलग अलग पोटेंशियल्स होते थे, लेकिन तीनों का पोटेंशियल जोड़ के क्या बनता था? जितना बैटरी सप्लाई कर रही थी। अब इसके अक्रॉस VL है, इसके अक्रॉस VC है, इसके अक्रॉस VR है, लेकिन जब तीनों का रिजल्टेंट निकलेगा, चाहे वो किसी भी तरीके से निकले, चाहे स्केलर एडिशन से निकले, चाहे वेक्टर अलजेब्रा से निकले, आएगा तो टोटल पोटेंशियल किसके बराबर? जितना ये सप्लाई कर रहा है। तो मुझे अल्टीमेटली यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? मुझे पता है क्रैमिंग मुश्किल नहीं है, क्रैम करना मुश्किल नहीं है इसको। ये क्या चीज है? कुछ भी नहीं है। बात तो समझने की थी कि ये डायग्राम बनी कैसे, इसको E क्यों लिखा, वो सारी साइंस बिहाइंड द सीन्स तो समझनी पड़ेगी ना। तो इस पे क्या लगाएंगे? यहां पे लिखेंगे एक ही लाइन, अरेंजिंग फेजर्स एंड मेकिंग डायग्राम। बस वो जितनी अभी मैंने पिछले 10 मिनट में डिस्कशन की है वो इस लाइन के अंदर आ गई सर। कुछ नहीं लिखना, कुछ एक्सप्लेन नहीं करना कि कैसे किए, वो तुम्हें समझना था खाली। ठीक है, इसको कोई नाम दे दे, जैसे ये O, लेट्स कॉल इट A, B, C। ठीक है, अब चाहे अप्लाइंग पाइथागोरस कर दो यहाँ पे, चाहे पैरेललोग्राम लॉ कर दो, जो करना है वो करो। अगर पाइथागोरस लगा भी रहा हूं तो इस ट्रायंगल में लगा रहा हूं। तुम एक बात तो मानते हो, जितना OC की वैल्यू है, दिख नहीं रहा क्या किसी को? पीछे नजर आ रहा है सही से? जितना OC की वैल्यू है उतनी ही वैल्यू AB की है, अपोजिट साइड्स है इस रेक्टेंगल की। तो ये VL माइनस VC है, तो AB भी कितना होगा? VL माइनस VC, और ये तो VR है। तो OAB ट्राइंगल पे मैं पाइथागोरस लगाऊं तो क्या लगाऊंगा? इट विल बी OB² = OA² प्लस AB²। चलो वैल्यूज भरने का टाइम आया। OB यानी कि E का स्क्वायर = OA। अच्छा, ये स्क्वायर को ऑलरेडी, चलो एक काम करते हैं, एक स्टेप में रख लेते हैं, फिर नहीं तो तुम्हें कंफ्यूजन रहेगी इसकी। OA कितना है? दैट इज VR² प्लस AB कितना है? आ गई ये चीज।
यहाँ एल और सी ढंग से लिख लेना। एक एक्सप्रेशन तो ये काम का है, पता नहीं न्यूमेरिकल किस स्टेप से आ जाए, ऑब्जेक्टिव पता नहीं किस स्टेप से पूछ ली जाए, मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का। किसी भी स्टेप से पूछी जा सकती है ऑब्जेक्टिव या कोई भी। पता चल गया तीनों का क्या यूज था उसमें। अब तो इरेज कर दूं इसको, अभी किसी काम का नहीं, बस फटाफट से इसको खत्म करते हैं। इसके बाद इस चैप्टर में सिर्फ दो चीजें डिस्कस करने वाली बच गई, ट्रांसफॉर्मर और जनरेटर। चैप्टर खत्म दोनों, प्लस तीसरा आर्टिकल ये, प्लस शुरू के वो रूट मीन स्क्वायर। 4 टॉपिक्स हैं जो जिनसे क्वेश्चन आना ही है और इस चैप्टर में ही पूछना। अच्छा एक बार बता दो मेरे को जरा, वी आर क्या था? पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर। अब बाय ओम्स लॉ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी कंपोनेंट या पोटेंशियल अक्रॉस एनीथिंग क्या होता है? करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो करंट कितना पास कर रहा था आई, उसका रेजिस्टेंस कितना था आर। बाय ओम्स लॉ लगाया यार और कुछ नहीं किया। समझ में आ गई बात ये कैसे? वी एल क्या होगा? व्हाट इज वी एल? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। इंडक्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल खर्च होगा, ये बाय ओम्स लॉ कैसे देंगे? करंट कितना पास करवाना है आई, और इंडक्टर रेजिस्टेंस कितना ऑफर करेगा एक्सएल। अच्छा कैपेसिटर के लिए क्या होगा? कर दो तीनों चीजें पुट वहां पे। शॉर्टकट लूं या समझाऊं? समझा दूं लेकिन लिखो शॉर्टकट से, है ना। अच्छा जब ये सारी चीजें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आई सब में से कॉमन आएगा, लेकिन आई थोड़ी आएगा, आई का स्क्वायर आएगा, क्योंकि अंदर तीनों टर्म्स का क्या है स्क्वायर। वो स्क्वायर आई स्क्वायर जो बाहर आएगा उसके ऊपर क्या पड़ा है अंडर रूट, उससे बाहर आते आते अकेला रह जाएगा। ये भी एक्सप्रेशन कहीं पे काम आ सकता है। अच्छा क्या ये बात सही है? बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आना होता है। ये दोनों चीजें यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं। आज तक सुना था कभी कि जो रेजिस्टेंस है किसी चीज का, किसी सर्किट का, वो रेजिस्टर्स के अलावा करंट की फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड कर रहा है। डीसी में तो ऐसा नहीं होता था क्योंकि उसमें तो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। इट इज गोइंग टू हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम कि किसी सर्किट का रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लो ऑफ करंट पे भी डिपेंड कर रहा है। दैट इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट। इसकी डेली लाइफ में एप्लीकेशन पता है किसी को? एलसीआर की, एलसीआर सर्किट की काम आता है मुझे? तुम्हारे तो नहीं आया, तुम्हारे पेरेंट्स के और तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स के बहुत आया है। आप तो खैर तुम्हारे भी है पर उतना एविडेंट नहीं है। ट्रांजिस्टर और रेडियो पता है क्या होते हैं? ट्रांजिस्टर बड़े बड़े होते थे, फिर रेडियो छोटा है, फ्रंट पॉकेट तो आने लग गया, फोन्स में भी होता है आजकल। तो डिफरेंट चैनल्स पे तुम कैसे जा पाते हो? उस रेडियो के अंदर ये लगा तुम्हारे चैनल चेंज करने से वो नॉब घुमा के उसको 92.7 रेडियो मिर्ची, 107.2 विविध भारती, बहुत सारे चैनल्स हैं ऐसे, जलंधर ना, दिल्ली, कितने सारे चैनल्स हैं उसमें। तो चैनल्स जो हैं वो कैसे वहाँ पे प्ले हो जाती है तुम्हारे को नोब घुमाने से। तुम्हारे इर्द गिर्द या उस रेडियो के इर्द गिर्द फ्रीक्वेंसीज का एक जाल है। अभी भी तुम्हारे चारों तरफ रेडिएशन ही रेडिएशन, मोबाइल फोन रेडिएशंस, सिग्नल्स, चारों तरफ है सिग्नल्स, दिखाई नहीं देते, है ना। तो ऐसे रेडियो के चारों तरफ है, तो उसको पर्टिकुलरली नोब घुमाने पे कौन सी फ्रीक्वेंसी पिक करनी है ये कौन डिसाइड करता है? ये वाला सर।
थोड़ा वेट करो, एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा आप एक बात बता दो मेरे को, ई ये आई इधर लाके डिवाइड करूं, what is potential upon current according to Ohm's law? रेजिस्टेंस। यहाँ पे E क्या था, जो EMF अप्लाई किया गया LCR को अकेले रेजिस्टर को नहीं। करंट क्या था, जो कि तीनों में फ्लो किया। तो E बाय I की रेशो जो कि तुम बोल रहे हो कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ रेजिस्टेंस देना चाहिए उसको, वो किसका रेजिस्टेंस देगी? वो इसका रेजिस्टेंस देगी या इसका रेजिस्टेंस देगी या इसका देगी या तीनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस। और उस कंबाइंड रेजिस्टेंस का नाम बदल के हमने रख दिया इम्पीडेंस। क्या रख दिया? इम्पीडेंस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एलसीआर सर्किट। और इम्पीडेंस का सिंबल भी बदल दिया Z। अब इरेज कर दूं इसको इधर से। Where E upon I is equal to Z impedance of LCR। अब डिफाइन भी करना पड़ेगा इसको, एक लाइन लिख लो नीचे। The effective resistance offered by an LCR circuit is known as impedance। इसके अलावा एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछ ली जाती है? एक्सप्रेशन फॉर करंट, एक्सप्रेशन फॉर पीक करंट। ठीक है, तो सब हेडिंग्स बना देना आगे। सबसे पहले एक्सप्रेशन फॉर करंट इन एलसीआर, ये तो यहीं पे खत्म हो जाता है। आगे इसी की एक्सटेंडेड नॉलेज है, इसी के साथ अटैच्ड है, पर एग्जाम में वो चीजें लिखनी तब है अगर पूछी जाए। अगर मेरे को एग्जाम में सिंपल आएगा ना कि डिराइव एन इक्वेशन फॉर इम्पीडेंस ऑफ सीरीज एलसीआर, तो मैं यहीं पे छोड़ दूंगा उसको, डेफिनेशन देखिए, दैट्स इट। अगर आ गया कि इम्पीडेंस की इक्वेशन भी बताओ, फिर पूछ लिया गया कि करंट की इक्वेशन भी बताओ, पीक करंट की भी इक्वेशन बताओ, तो अगली चीजें फिर लिखनी है। क्वेश्चन को पढ़ो, क्या पूछा गया है, क्या इक्वेशन फॉर करंट, तो क्या बनेगी? बस एक आई की इक्वेशन बनानी है, ये अंडर रूट वाला सारा ये के नीचे ले आए बोर्ड पे। आई की इक्वेशन बनानी है ना करंट की, जो फ्लो कर रहा है, ये सारा नीचे ले आए इसमें। करंट की इक्वेशन बनेगी आई इज इक्वल टू ई अपॉन, इसको तुम चाहो तो सिंपली जेड भी लिख सकते हो, ई बाय जेड, या फिर ई बाय वो सारा आर स्क्वायर प्लस जो मर्जी यूज कर लो, एक्सएल माइनस एक्सी कर लो, ओमेगा सी माइनस 1 बाय वो करना है वो कर लो, क्योंकि है तो सारे एक दूसरे के इक्वल। ये इक्वेशन फॉर करंट आ गई। अब देखो बात कुछ नहीं है, एक बार एक सेट में इक्वेशन ऑफ करंट पूछ ली, दूसरे सेट में इक्वेशन ऑफ पीक करंट पूछ लिया। बच्चे सोचते हैं तो करवा ही, तो पीक करंट में करना क्या है, आई नॉट डाल देना और यहाँ पे ई नॉट डाल देना। फ्लो तो ऐसे ही कर रहा है ना, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है, उसकी पीक वैल्यू तुम्हें कब मिलेगी? जब तुम उसके रेजिस्टेंस को, सर्किट के रेजिस्टेंस को पीक ईएमएफ से डिवाइड करोगे तभी मिलेगी। तो अगला हेडिंग इक्वेशन फॉर पीक करंट बना के यही इक्वेशन लिखनी है, बस आई नॉट और ई नॉट आ जाए, बाकी सारी इक्वेशन से। कितनी सिंपल चीज पूछी हुई, अब तुम खुद देख लो, बस तुम्हें ध्यान देने की जरूरत है, समझने की जरूरत है।
अगला हेडिंग क्या बनेगा, इक्वेशन फॉर पीक करंट, सेम फॉर्मूला लिख लो, बस यहाँ पे भी नॉट आ जाएगा और यहाँ पे भी नॉट आ जाएगा, ये इक्वेशन फॉर पीक करंट। अच्छा, ये जो एक ट्रायंगल से निकल के आई है, इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आती है। अगला हेडिंग बना देना, क्या बोलते हैं उसको, इम्पीडेंस ट्रायंगल। जिसमें इस तरफ क्या था, नेट पोटेंशियल था, या मैं कह दूं ऐसा लिख दो ना चाहे तो, कि नेट ईएमएफ था या जेड था, एक ही बात है। मतलब या तो ये साइड आपको ईएमएफ देगी, या तो ये ट्रायंगल ईएमएफ देगी तीनों चीजों का, या तीनों चीजों का रेजिस्टेंस देगी। इधर कौन सा था, आर, इधर क्या था, एक्सएल माइनस एक्सी। एक चीज आप निकालना भूल गए, पोटेंशियल और करंट्स की बात तो कर ली, लेकिन जो नेट पोटेंशियल आया है, नेट पोटेंशियल ये वाला ई, ये सारी इक्वेशन, ये करंट के साथ कितने एंगल पे होगा, यानी कि ये लेट्स से कितने एंगल पे होगा, 5, इसको बोलते हैं फेज। अभी तो इसकी इक्वेशन भी नहीं बनाई, अब बना दे जरा इम्पीडेंस ट्रायंगल से, आसान है। tan phi is going to be, क्या होता है tan, परपेंडिकुलर अपॉन XL माइनस XC बाई, ये फेज देगा तुम्हें कि करंट कितने फेज के साथ चलेगा, के साथ, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। इसके स्पेशल केसेस और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन जिसके बाद ये किसी रेडियो में काम करता है, LCR, वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।